Hello and welcome back, dear aspirants. Today we will discuss here William Shakespeare MCQs जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस टू उनका है, उनके एमसीक्यूज से प्रैक्टिस टू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज है जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फो है विलियम शेक्सपियर की, उनके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उनके बारे में क्या बोला है और उनके जो मेन वर्क्स हैं वो कब कब आए थे। तो इस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट तक पहुंच जाए। Huxley took the hint from the title of his novel Brave New World from ऑल्डस हक्सले ने अपने नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल था वो किससे लिया था, इसका टाइटल शेक्सपियर की किस वर्क से लिया था। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। सो राइट आंसर हो जाता है टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से ऑल्डस हक्सले ने द बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल लिया था। ये एक फेमस इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर थे। कौन? ऑल्डस हक्सले। ठीक है, तो इन्होंने द टेम्पेस्ट टाइटल से अपने नए नॉवल का नाम रखा था द बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, जो जिससे जो सिटीजन्स हैं, जो अलग रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके बारे में और जो उसके सोशल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है वहां से। ठीक है, द बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जो कि ऑल्डस हेक्सले का फेमस नॉवल था। और इस फेमस नॉवल को उन्होंने द टेम्पेस्ट के रेफरेंस से अपना ये टाइटल उन्होंने वहां पर रखा था। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बट रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा टर्म उनके लिए यूज किया जाता है? ये आप सभी को पता है, बर्ड ऑफ एवन उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो आंसर भी करेक्ट हो जाता है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, HOKM होता है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। इस तरह से एग्जाम में आता है, तो वहां पे आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना होता है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से अपना आंसर पिक कीजिए। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, फर्स्ट ही इसमें राइट हो जाता है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। जो विलियम शेक्सपियर की द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट है, ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर ने अप्रोक्सीमेट 1599 और 1601 के बीच इन्होंने इसको लिखा था, और 1601 में ये माना जाता है कि आया था। ठीक है, ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 29,551 वर्ड्स हैं, और इसकी जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है। इसमें प्रिंस हेमलेट एंड हिज अटेम्प्ट्स टू एग्जैक्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल, जो प्रिंस हेमलेट है वो अपने अंकल के प्रति जो बदला है उसको लेने को लेते हैं। क्लाउडियस हु हैज मर्डर्ड, जो कि उनके फादर का वहां पर मर्डर कर देता है। क्लाउडियस जो कि उनके ही चाचा है यानी कि अंकल हैं। ठीक है, और राजगद्दी पाने के लिए और हेमलेट की मदर से वो वहां शादी कर लेते हैं। अब इसमें जो हेमलेट है वो यहाँ पर कंसिडर करता है मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हेमलेट को कंसिडर किया जाता है, और इसकी जो स्टडी है वो कैपेबल है, स्टोरी जो है कैपेबल है सीमिंगली एंडलेस रिटेलिंग एंड एडेप्टेशन बाय अदर्स। मीन्स बहुत सारे राइटर ने यहाँ से उस स्टोरी को लिया है और उसको अपने अपने प्लेस में यूज किया है। ठीक है, तो इन लाइंस को आप ध्यान रखेंगे। Hamlet is considered among the most powerful and influential tragedies। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंस ट्रेजेडी कौन सी है विलियम शेक्सपियर की, तो हेमलेट मानी जाती है। इसकी स्टोरी कैपेबल है। ठीक है, सीमिंगली एंडलेस रिटेलिंग एंड एडेप्टेशन बाय अदर्स। इस लाइन को देखकर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है कि ये किसके बारे में है, कि किस ट्रेजेडी की स्टोरी ऐसी है कि उसको दूसरों ने भी एडेप्ट किया है ना, और ये बोली जाती है एंडलेस रिटेलिंग। तो हेमलेट उसमें आता है। नेक्स्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं, ओथेलो। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा कि द मूर ऑफ वेनिस किसे बोला जाता है, या फिर द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ डैश, तो वेनिस वहां पर आएगा। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी जो कि विलियम शेक्सपियर ने प्रोबेबली 1603 में लिखी थी। इसमें टू कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है, ओथेलो एंड इयागो। इयागो फेमस एंटेगोनिस्ट हैं शेक्सपियर के और ओथेलो ट्रेजेडी के। ओथेलो एक मूरिश मिलिट्री कमांडर है जो कि वेनेटियन आर्मी में जनरल है, और डिफेंस ऑफ साइप्रस अगेंस्ट इन्वेशन बाय ऑटोमन तुर्क्स। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वर्क था या किसके अगेंस्ट उसने डिफेंस किया था
ठीक है, साइप्रस को डिफेंस किया था ऑटोमन तुर्क्स के अगेंस्ट, और उसने डेस्टिमोना से शादी की थी जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और वेल्दी वेनेचियन लेडी थी, ठीक है, और जो उससे बहुत ज्यादा छोटी थी। और इसी तरह से मींस उस ऑब्जेक्शन ऑफ हर फादर, उसके फादर के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी वो इसमें इससे शादी कर लेता है। अब इसमें जो मेन एंटेगनिस्ट है यानी कि विलेन का कैरेक्टर जो है यागो, वो ओथेलो का बहुत ही पक्का दोस्त भी रहा है, और वही उसको वहां पर धोखा देता है, ठीक है, क्योंकि वो उससे जेलेसी फील करता है। वो वहां पर मूड ऑफ वेनिस हो जाता है, और वो वहां पर दिखाता है ब्लाइंड रेज, यानी कि गुस्सा दिखाता है ना, ड्यू टू इट्स ड्यूरिंग थीम्स ऑफ पैशन जेलेसी एंड रेस। और इसी कारण से इस प्ले की थीम हो जाती में पैशन जेलेसी और रेस आते हैं। अब ये जो इयागो है, इसके बारे में जो एसटी कॉलरिज है उन्होंने बोला है इयागोज मोटिव्स की, जो इयागो का मोटिव था हमारे सेंस में, मतलब ये मीन्स यहाँ पर कॉलरिज का सेंस है keen sense of his intellectual superiority and his love of exerting power, ठीक है। इस तरह से इस तरह के वर्ड यूज किए हैं कॉलरिज ने इयागो के लिए, लव ऑफ एक्सर्टिंग पावर, एंड सो इयागोज मलाइनिटी इज मोटिवलेस, ठीक है। तो जो इयागो की मलाइनिटी है वो मोटिवलेस है, उद्देश्यहीन है। तो ये किसने बोला है? ये कॉलरिज ने इयागो के लिए यूज किए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। अब because his motives, Coleridge की सेंस में, being passed over for promotion, his suspicion that Othello is having an affair with his wife, ठीक है। तो वो वहां पर ओथेलो के मन में ये भर देता है कि जो उसकी वाइफ है उसका वहां पर अफेयर चल रहा है। तो ये उसका मोटिवलेस, ये उद्देश्यहीन होता है उसका ये सब कुछ करना, कि उसके दिमाग में उल्टी सीधी वो बातें भरता है। अब बात आती है किंग लियर की, जो थर्ड ट्रेजेडी आती है HOKM, किंग लियर। ये ट्रेजेडी 1605 के ड्यूरिंग लिखी गई थी बाय विलियम शेक्सपियर। ये माइथोलॉजिकल लियर ऑफ ब्रिटेन पर आधारित है, ठीक है। ये लियर ऑफ ब्रिटेन, जो किंग ऑफ ब्रिटेन थे लियर, उन पर आधारित है। किंग लियर अपनी ओल्ड एज में तैयारी करते हैं कि जो उनकी पावर है, लैंड है, वो अपनी दोनों ही बेटियों में डिवाइड करेंगे, तीसरे को नहीं देना चाहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी है। और डिफेंस ऑफ पोएट्री में जो पीबी शैली हैं, उन्होंने किंग लियर को बोला है द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ड पीवी शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री में किंग लियर के बारे में बोले हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रेजेडी की बात करते हैं। ये भी उनकी फेमस ट्रेजेडी है, मैकबेथ। फुल टाइटल है जिसका द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। लगभग इसको परफॉर्म किया गया था 1606 में। जितने भी प्ले हैं शेक्सपियर के, वो रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, यानी कि जेम्स फर्स्ट के शासन के ड्यूरिंग लिखे गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके शासन के ड्यूरिंग शेक्सपियर ने अपने मोस्टली वर्क लिखे हैं, तो जेम्स फर्स्ट के। मैकबेथ वहां पर क्लियरली अपनी जो जेम्स के साथ रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्ट होती है मैकबेथ स्टोरी में। और ये जो किंग जेम्स थे, ये शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी के पेट्रोन भी माने जाते हैं, या पेट्रोन भी थे। पेट्रोन जो कि सपोर्टर होते हैं, मनी सपोर्टर होते हैं पोएट और राइटर और ऑथर्स के, ठीक है। इसका इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था। परफॉर्म तो इसको 1606 में किया गया था, बट इसका जो पब्लिकेशन है वो फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का आया था 1623 में हुआ था, पॉसिबली फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट बुक। ये प्रॉम्प्ट बुक के रूप में आया था, एंड इसको शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस था? स्पेनिश ट्रेजेडी बाय केट, डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लोव, द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर, उटोपिया बाय टॉमस मोर। अब ये जो टॉमस किड है, इनके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेनिश ट्रेजेडी से रिलेट करते हैं। लाइक स्पेनिश ट्रेजेडी जो टॉमस किड की थी, जैसे प्ले विद इन अ प्ले, है ना, जिसमें एक ट्रैप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, एक घोस्ट आता है, बदला लेने को बोलता है। तो वही सब कुछ शेक्सपियर के हैमलेट में भी दिखाई देता है। टॉमस किड is frequently proposed as the author of the hypothetical Your Hamlet that may have been one of Shakespeare's primary sources for Hamlet. Thomas Kidd ने एज अ ऑथर एक योर हैमलेट करके हाइपोथेटिकल वहां पर अपना लिखा था एक वर्क, जो कि शेक्सपियर के प्राइमरी सोर्सेज माने जाते हैं, हैमलेट से लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो हैमलेट से लिए हैं, ठीक है। तो अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which verse is mostly used by Shakespeare in his plays? ये भी इजी क्वेश्चन है। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हेरोइक कपलेट, वर्स लिवर। राइट आंसर हो जाता है ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर ने अपने ज्यादातर प्लेस ब्लैंक वर्स में लिखे हैं।
ब्लैंक वर्स एक बेसिक पैटर्न होता है लैंग्वेज का, ठीक है, जो हमें मेनली शेक्सपियर के प्लेस में देखने को मिलता है। ये रेगुलर फॉर्म में होता है। टेंस लेबल्स इसमें वर्ड नो राइम, जिसमें कोई राइम नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको एक स्ट्रेसेस होते हैं, नो राइम। फर्स्ट यूज्ड इसका सरे माने जाते हैं और पैट्रोन भी माने जाते हैं। इन हिज ट्रांसलेशन ने ब्लैंक वर्स का यूज किया था, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होते थे? 3 क्वेश्चंस एंड अ राइमिंग कपलेट, 1 octave and a sestet, 7 heroic couplets and 3 quatrains followed by a rhymed couplet। राइट आंसर प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि जो शेक्सपियर के सोनेट, जिसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो शेक्सपियर के जो 3 क्वेट्रंस का यूज किया है एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, और जिसमें एक बी ए बी सी डी ई एफ 1 क्वेट्रेन, सी डी सेकेंड, ई एफ प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के दे दें, तो ध्यान रखना है कि 3 क्वेट्रेंस किस फॉर्म में होते हैं। ए बी होता है जीडी, जिसको इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। हालांकि इसे किया जा चुका है, शेक्सपियर ने अपने वर्क में यूज करना शुरू किया, अपने वर्क्स में उन्होंने यूज किया। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है शेक्सपियर के एक सोनेट का, सोनेट नंबर 1, जिसमें उन्होंने देखिए, फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, ये सोनेट 1 है शेक्सपियर का। द देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ठीक है, इंक्रीज और डाई। नेक्स्ट, बट एज द ड्राइपर शुड बाय टाइम डिजीज, ठीक है, ये किससे मैच हुआ? ए डाई, बी डिजीज, अगेन ए, ठीक है। अभी डाई से मैच होता हुआ हिज टेंडर हर हियर माइट बियर हिज मेमोरी, डाई मेमोरी, ठीक है। तो क्वेट्रेन यहाँ पर कंप्लीट क्वेट्रेन, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेट्रेन स्टार्ट होता है, बट दाउ लाइट्स फ्लेम, ठीक है। अभी आई से लाइक अगेन हो जाएगा ए, ठीक है, एक सेकंड हो जाएगा ए, वर्ड मिलेगा, वर्ड से इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेट्रेन, ऑर्नामेंट स्प्रिंग कंटेंट एंड नेगेटिव, ठीक है, स्प्रिंग नेगेटिव ऑर्नामेंट कंटेंट, और अभी कपलेट यहाँ पर यूज करते थे वो इधर करें, है ना, ये शेक्सपियर की। तो अब ये लास्ट में उनके कपलेट कंप्लीट हो जाता है। Next question is, yes, the early plays of Shakespeare were written between, early plays यानी कि जो स्टार्टिंग के प्लेस थे वो शेक्सपियर ने किस ईयर में लिखे? 1597 to 1625, 1589 to 1595, 1600 to 1607, 1598 to 1640। राइट आंसर हो जाता है 50 में। मोस्टली उनके हिस्टोरिक प्ले आते हैं। एक व्यू देख लेते हैं, यहाँ पे लर्न तो नहीं करना है, सिर्फ एक व्यू देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने 1595 1584 से 1595 के ड्यूरिंग ये प्लेज देखे। हिस्टोरिकल प्लेज ज्यादा उसमें आते हैं, लाइक 1590 से 91 के बीच हेनरी सिक्स पार्ट 2, थर्ड हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट बाद में लिखा था उन्होंने, पहले 2 पार्ट लिखे थे, पार्ट 2 पार्ट थर्ड पार्ट फर्स्ट उनका 1591 से 92 के बीच आया था, ये माना जाता है। फिर रिचर्ड थर्ड 92 से 93 के बीच, श्रू टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना लव शेक्सपियर के, उन्होंने ज्यादातर हिस्टोरिकल प्लेस उसमें लिखे हैं। नेक्स्ट, जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, मींस उन्हीं की एरा का कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिस पर जूलियस सीजर बेस्ड था। तो दिस इज द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, द सुपरमेसी ऑन लैंड एंड सी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द कास्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रेले। सो राइट आंसर हो जाता है ए, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। क्या हुआ था उस टाइम, कौन से इंसिडेंट से ये इम्पैक्ट करता है, इसको देख लेते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर फर्स्ट फोलियो में प्ले है और ट्रेजेडी है, जिसको विलियम शेक्सपियर ने सबसे पहले परफॉर्म कराया था 1599 में। ये सेवरल प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं ट्रू इवेंट पर, रोमन हिस्ट्री से जो उन्होंने पिक किए हैं, लाइक कॉरियोलेनस, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। तो ये जूलियस सीजर भी ट्रू इवेंट से उस एरा उनसे जुड़ा हुआ ड्यूक ऑफ वेसेक्स, ड्यूक ऑफ एसेक्स जो थे, इसको आप ध्यान, वहां पर विद्रोह हुआ था, उसी से ये इम्पैक्ट, उसी का प्रभाव इस प्ले पर था, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो शेक्सपियर का जूलियस सीजर है वो इस एरा के इस इंसिडेंट से प्रभावित था, द रिबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। तो वहां पर विद्रोह हुआ था, ड्यूक ऑफ एसेक्स के इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने ये प्ले वहां पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट, ये आपने अभी रीड किया है, वेनिस डेनमार्क ग्रीस इंग्लैंड, राइट आंसर हो जाता है वेनिस। ओथेलो, ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, जिसको मूर ऑफ वेनिस भी बोला जाता है, विलियम शेक्सपियर ने इसको 1603 के ड्यूरिंग परफॉर्म कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। अब यहाँ पर एक फेमस लाइन दी गई है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। तो ये जो मैकबेथ से लिए गई है ये लाइन, इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसको 1606 में परफॉर्म कराया माना जाता है। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, अब ये मेन क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे कि मैकबेथ जो है वो ट्रेजेडी मानी जाती है, एक्सेसिव ऑफ प्राइड, ओवरलैपिंग एम्बिशन, नोबल इनेक्शन, जेलसी ऑफ नेचर। तो राइट आंसर विल बी ओवरलैपिंग एम्बिशन की ये स्टोरी मानी जाती है। अब यहाँ पर एक बार रिकरिंग वर्ड देख लेते हैं और थीम देख लेते हैं। जैसे हैमलेट है तो उसकी थीम यहाँ पर एक्सेसिव प्राइड कंसिडर की जाती है, और जो उसके लिए रिकरिंग वर्ड आता है वो एक्ट,
यानी कि उसमें एक्ट का प्रभाव था। ओवरलैपिंग एम्बिशन मैकबेथ की थीम मानी जाती है और उसके लिए रिकरिंग वर्ड होता है टाइम। नोबल इनएक्शन हेमलेट की थीम मानी जाती है, उसका रिकरिंग वर्ड एक्ट हो ही गया। जेलेसी ऑफ नेचर ओथेलो की थीम मानी जाती है और रिकरिंग वर्ड उसके लिए यूज होता है ऑनेस्ट। इसी तरह से किंग लियर की थीम मानी जाती है फ्यूचर इन ग्रेटिट्यूड और इसका रिकरिंग वर्ड है नथिंग। रिकरिंग वर्ड मींस उस प्ले में क्या इंक्लूड था। ये जो किंग लियर की जो ट्रेजेडी थी ये नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं थी वहां पर। अगर वो पहले ही अपनी थ्री डॉटर्स में अपना जो राज्य है उसको डिवाइड कर देता तो ऐसी स्थिति होती ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए रिकरिंग वर्ड कंसिडर किया जाता है नथिंग। इसी तरह से ओथेलो के लिए ऑनेस्टी और हेमलेट के लिए एक्ट। एक्ट की प्रधानता होती है कि पहले एक्ट क्या हुआ, उसके फादर को मारा गया, फिर वो वहां पर रिवेंज लेने के लिए आता है। और इसी तरह से मैकबेथ, मैकबेथ में टाइम का प्रभाव है कि समय समय पर मीन्स मैकबेथ ने अपने यहाँ राज्य पाने के लिए किस किस का मर्डर किया और फिर बाद में वो खुद भी उसका सुख नहीं ले पाया। तो यहाँ पर रिकरिंग वर्ड कंसिडर किया जाता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? इसमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें फैक्ट्स पता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, राइट आंसर हो जाता है हेमलेट। आर्टिस्टिक फेलियर टीएस एलियट ने कंसिडर किया है हेमलेट को। उनके अकॉर्डिंग को भी आप ऑफ लिटरेचर शेक्सपियर की किस प्ले को बोला जाता है और किसने ऐसा बोला है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बाय टीएस एलियट हेमलेट को बोला जाता है। अ वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग। हेमलेट एक ऐसा वर्क जो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसमें आर्ट का कोई यूज नहीं हुआ है, इसीलिए उसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर टीएस इलियट ने बुलाया है। और आर्टिस्टिक फेलियर भी इसीलिए उसको उन्होंने बोला है। तो फैक्ट रीड कीजिए, आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। अब नेक्स्ट ये आता है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टीएस इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। तो आर्टिस्टिक सक्सेस किसे बोला है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कॉरियोलेनस को टीएस इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है। उन्होंने कहा है लेकिन शेक्सपियर के इसको मोस्ट एश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस में कंसिडर किया जा सकता है। इस तरह के वर्ड टीएस इलियट ने वहां पर यूज किए थे। उन्होंने कहा था कि कॉरियोलेनस इतना तो इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि हैमलेट और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, लेकिन मोस्ट अश्योर बट इट इज विद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा शेक्सपियर्स मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। इसको एक बार रिसाइट करते हैं। कॉरियोलेनस इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना हैमलेट, लेकिन वो आर्टिस्टिक सक्सेस कंसिडर किया जाता है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के साथ। यानी कि उन्होंने कॉरियोलेनस और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा दोनों प्लेस को आर्टिस्टिक सक्सेस वहां पर कंसिडर किया था, बोला था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स किल्ड कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो कौन सा इसमें से राइटर हैं जिन्होंने व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी किसको बोला है? कीट्स ने, मिल्टन, शेले, टेनिसन, शेक्सपियर। शेक्सपियर को बोला, ये हमें पता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? एक राइटर्स की एबिलिटी विच शेक्सपियर पोजेस सो एनॉर्मसली, जिसको शेक्सपियर ने बहुत 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 विस्तारित रूप से अपने प्लेस में यूज किया है। अनिश्चितता, रहस्य, संदेह और बिना किसी विदाउट एनी रिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, बिना किसी फैक्ट और रीजन के पर पहुंचे वहां पर बहुत सारी अनिश्चितताएं, रहस्य और संदेह से भरे उनके प्लेस होते थे। इसीलिए जॉन कीट्स ने उनके प्लेस को नेगेटिव कैपेबिलिटी बोला है। राइटर की एबिलिटी है ना, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें जो राइटर है वो बिना किसी फैक्ट और रीजन के अनिश्चितताएं, रहस्य और संदेह भर देता है। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जॉन कीट्स ने विलियम शेक्सपियर के लिए ये बोला है। अपने जो उन्होंने उनका 1817 में लेटर आया था उसमें उन्होंने इस टर्म को यूज किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। ठीक है, टेम्पेस्ट में जो शेक्सपियर है उसमें क्लासिकल यूनिटीज दिखाई देती है। क्लास और दूसरा कौन सा प्ले है? एक तो टेम्पेस्ट हो गया, दूसरा बताइए कौन सा है? क्लासिकल यूनिटीज के बारे में भी बात करेंगे, होती क्या है? ट्वेल्थ नाइट, लव्स लिवर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स या मैकबेथ। आंसर हो जाता है सी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्लासिकल यूनिटीज इसमें हमें दिखाई देती है। क्लासिकल यूनिटीज होती क्या है उनके बारे में पहले पहले यूनिटीज की बात करते हैं। ड्रामा में थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं डिराइव्ड बाय फ्रेंच क्लासिसिस्ट फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। अरिस्टो की जो पोएटिक्स थी ना उसमें ये थ्री प्रिंसिपल्स का यूज किया गया था। ठीक है, और इसमें ये रिक्वायर होता है कि एक प्ले में सिंगल एक्शन रिप्रेजेंट करता है सिंगल प्लेस को, जो पूरे दिन में उस जगह पर चीजें हुई हैं उस चीज को वहां पर शो करता है, वो होती है यूनिटीज।
ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इनको क्या बोला जाता है? थ्री टाइप्स होते हैं ये, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। और शेक्सपियर के टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स में इसका यूज किया गया है। क्या है ये तीनों? क्लासिक यूनिट, एरिस्टो ने अपनी पॉलिटिक्स में इन यूनिटीज का यूज किया था। ठीक है, पोर्शिया मिरांडा टेम्पेस्ट वन के बीच लिखा था, और ये उन्होंने अकेले लिखा था, और ये उनका लास्ट प्ले ये मैन। तो ऐसा किसने लिखा था कि कोई नो मैन विल एवर राइट, कि किस कोई भी मैन मींस लियर से अच्छी ट्रेजेडी नहीं। टीएस एलियट, बेन जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। राइट आंसर हो जाता है जीबी शॉ ने। उनका जो प्रीफेस आया था 1901 में, एक थिएट्रिकल कलेक्शन था। ठीक है, 3 प्लेज फॉर प्यूरिटन्स, जिसमें रशियन राइटर लियो टॉलस्टॉय थे। हालांकि वो इस सेंटिमेंट से डिसएग्री करते थे जीबी शॉ के, लेकिन जीबी शॉ ने अपने प्रीफेस जो कि 1901 में आया था, वो 3 प्लेस का एक कलेक्शन था प्यूरिटन्स के लिए, उसमें उन्होंने कंसिडर किया था कि no man will ever write a better tragedy than Lear. War of and Peace, author didn't care for Shakespeare's writing and he particularly disliked King Lear. ठीक है, अब ये जो लियो टॉलस्टॉय है, ये द वार एंड पीस, इनके जो ऑथर थे वो शेक्सपियर को पसंद नहीं करते थे। ये कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। और उन्होंने किंग लियर को डिसलाइक किया था। जीबी शॉ ने तो किंग लियर की प्रशंसा करते हुए कहा था, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। लेकिन जो लियो टॉलस्टॉय थे, द वार एंड पीस में, उन्होंने वो शेक्सपियर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने किंग लियर को डिसलाइक किया था, और उन्होंने ऑन यूज किया था टॉलस्टॉय ऑन शेक्सपियर के रिगार्डिंग। विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर इज क्या थी ये? ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी। राइट आंसर हो जाता है मीजर फॉर मीजर एक कॉमेडी है। ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने 1603 और 4 के बीच लिखा था, और इसको परफॉर्म किया गया था 1604 में। जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, और फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश कराया गया था। Whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare use it in As You Like. But who is the composer of this immortal line? ठीक है, क्वेश्चन है कि whoever loved that loved not at first sight, ये शेक्सपियर ने As You Like It में यूज किया था। तो ये कंपोजर कौन थे इस इमोर्टल लाइन के? यहाँ पर कंपोजर बताने हैं, ये शेक्सपियर की लाइंस नहीं थी, तो इसके कंपोजर थे मार्लो फेबे, है ना। उन्होंने उसके लिए यूज किया था। विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो को एक पॉस्थ्यूमस ट्रिब्यूट दिया था, ठीक है, जिन्होंने लिखा था हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट इन हिज 1598 पोयम हीरो एंड लिएंडर। क्रिस्टोफर मार्लोव की ये जो पोयम थी हीरो एंड लिएंडर, इसमें विलियम शेक्सपियर ने इसकी एक लाइन उठाकर क्रिस्टोफर मार्लोव को ही ट्रिब्यूट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उन्होंने एज यू लाइक इट में इसको यूज किया। डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई साव of might who ever loved that loved not at first sight। इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज किए थे। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसको ट्रिब्यूट दिया था? क्रिस्टोफर मार्लोव को दिया था। और कहां से ये लाइन उन्होंने पिक की थी? 1598 की पोयम जो हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लोव की आई थी, वहां से उन्होंने ये लाइंस पिक की थी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फालस्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ? ठीक है, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर? कैसे थे वो? जॉन फालस्टाफ शेक्सपियर हेनरी फोर्थ में कॉम्प्लेक्स नोविसिस कैरिकेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। उनका जो कैरेक्टर था जॉन फालस्टाफ का, वो फनी टाइप का था, तो वो कैरिकेचर कंसिडर किए जाते हैं। कैरिकेचर मीन्स अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन जिसमें कोई व्यक्ति व्यंग करता है और उसका जो व्यवहार होता है वो फनियर होता है, मीन्स एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे वो वास्तव में होता है वैसा ही वहां पर